हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। और क्या आपको ये पता है कि जितने भी मेजर लॉटरीज होती है उनमें आपके जीतने के चांसेस सिर्फ 1 in 17 crore 57 lakh 11,536 years होते हैं। years। अब इस प्रोबेबिलिटी को कम करके लॉटरी कैसे जीतते हैं ये आपको कोई और नहीं बताएगा, बस मैं बताऊंगा। पर उससे पहले आप मुझे ये बताओ कि क्या होगा अगर हमने पास्ट में जाकर खुद को ही मार दिया तो। अगर आप पास्ट में गए और खुद को आपने टपका दिया तो प्रेजेंट में कैसे आओगे, और प्रेजेंट में नहीं आओगे तो पास्ट में जाके खुद को कैसे टपकाओगे? यही सवाल उठता है ना दिमाग में। उससे पहले जरा ये भी सुनो। 1970 के दशक में एक अमेरिकन न्यूरोसर्जन रॉबर्ट वाइट ने अपनी टीम के साथ मिलकर एक रीसस मंकी का सर दूसरे रीसस मंकी के धड़ से जोड़ा था, जिसके बाद उस मंकी का सेंस ऑफ टेस्ट, स्मेल, हियरिंग और फेशियल मसल्स को हिला पाना, ये सभी फीचर्स संभव हो गया था और ये सभी फीचर्स सक्सेसफुली रिस्टोर भी हो चुके थे। पर ऐसा हेड ट्रांसप्लांट इंसानों में भी पॉसिबल है क्या? वेल, ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग सवालों के साथ चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये नया आस्क जीएसएफ का एपिसोड। सो आज का हमारा पहला सवाल है, हाउ कैन वी विन अ लॉटरी? 15 फरवरी 1992 में एक रोमानियन ऑस्ट्रेलियन बिजनेसमैन स्टेफन मेंडेल ने यूएस के वर्जीनिया स्टेट लॉटरी में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें उसने 6 के 6 नंबर सही गेस करके $27 मिलियन का जैकपॉट तो जीता ही, पर साथ ही उसने 6 सेकंड प्राइजेस, 132 थर्ड प्राइजेस और 1,35,000 बाकी के माइनर प्राइजेस भी जीते, जिसकी टोटल कीमत थी $900,000। मगर कैसे? क्या उसे लॉटरी जीतने की कोई खास ट्रिक पता थी, या फिर उसका अंदर के लोगों के साथ कोई सेटिंग वेटिंग था? नहीं, उसने सिर्फ एक सिंपल सी ट्रिक आजमाई। उसने अलग अलग छोटे बड़े इन्वेस्टर्स को जमा किया और उस 6 डिजिट लॉटरी के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन के टिकट्स को खरीद लिया, जिससे सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि 10 घोड़ों की रेस में 9 घोड़े अकेले स्टेफन के ही थे, यानी उसके जीतने के चांसेस 90% हो गए। अब वैसे तो उसने कुछ इलीगल नहीं किया था, क्योंकि उस वक्त के रूल्स इस चीज को परमिट करते थे, पर अब ऐसे इंसिडेंट के बाद रूल्स काफी स्ट्रिक्ट हो चुके हैं और इस मेथड से लॉटरी जीतना पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, अगर आप कोई छोटे मोटे फंक्शन में लॉटरीज खेल रहे हो तो आप ये ट्रिक डेफिनेटली आजमा सकते हो। और इसीलिए अगर हम ट्रेडिशनल मेथड्स देखें तो दुनिया के कुछ सबसे पॉपुलर लॉटरीज जैसे मेगा मिलियंस, पावरबॉल वगैरह में आपके जीतने के चांसेस होते कितने? 1 in 1 crore, राइट? मिसाल के तौर पर मेगा मिलियन लॉटरी में तकरीबन 17 crore 57 lakh 11,536 पॉसिबल आंसर्स होते हैं। अब एक एवरेज आदमी मोस्टली साल में सिर्फ एक ही बार लॉटरी टिकट खरीदता है, तो इसका मतलब आपके जीतने की संभावना बन जाती है सिर्फ 1 in 17 crore 57 lakh 11,536 years। अब ये इतने साल है कि अगर इन्हें काम करने के लिए अपने प्रतिदिन 100 टिकट्स भी खरीदें, जिनकी कीमत बाय द वे होगी 27 lakh 41,570 years, तब भी आपके जीतने के चांसेस बनते हैं सिर्फ 1 in 4,800 years। सो इससे बेसिकली आपको सीख क्या मिली? वेल, इससे सीख हमें यह मिलती है कि लॉटरी एक अनप्रेडिक्टेबल सोर्स ऑफ इनकम है, जो हो सकता है कि आपको अगले दिन ही करोड़पति बना दे या उसी साल करोड़पति। और इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि चुपचाप कोई हाई पेइंग जॉब या बिजनेस में इन्वेस्ट करना इज अ मोर प्रॉमिसिंग मेथड ऑफ अर्निंग मनी। पर अब आप बोलोगे कि यार हाई पेइंग जॉब्स मिलते ही नहीं है आजकल, और इसीलिए तो हम अन्य रास्ते खोजते हैं। ऊपर से 10 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है, प्रीवियस सीटीसी इतनी होनी चाहिए, तुम्हारा स्पेशलाइजेशन इस फील्ड में होना चाहिए, ये दुनिया भर के नखरे। बट व्हाट इफ आई से कि अगर हमारे पास इस चीज का भी एक सोल्यूशन है, तो क्या कहोगे? जी हाँ, ये है relevel.com, जो वैसे तो बस एक जॉब सर्चिंग वेबसाइट है, लेकिन इन्होंने जॉब ढूंढ रहे लोगों की सबसे बेसिक प्रॉब्लम को ही समझकर उसका एक सोल्यूशन निकाल दिया है। इस वेबसाइट पर 18 साल के ऊपर का कोई भी बंदा या बंदी जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है और उसे रिक्रूट करेंगे इंडिया के टॉप यूनिकॉर्न्स और स्टार्टअप्स जैसे कि क्रेड, अपग्रेड, रेजरपे, यात्रा एटसेट्रा में, वो भी बिना किसी एक्सपीरियंस के। आपको बस इस relevel.com पे साइन अप करना है, अपने पसंद का एक ऑनलाइन टेस्ट पास करना है और फिर बस आराम से बैठकर इन कंपनियों द्वारा आपको कांटेक्ट करने का वेट करना है। क्योंकि अगर इन टेस्ट में आप 700 मार्क्स के ऊपर स्कोर कर लेते हो तो उतना ही काफी होता है इन रिक्रूटर्स को अपना कैलिबर बताने के लिए। आपको 10 जगह पे घूम के ठोकरे खाने की जरूरत नहीं है कि भाई इस कंपनी में जॉब लग जाए, इस कंपनी में जॉब लग जाए। मिसाल के तौर पर यह है तनिष्क सिंह, जिसने इसी साल ये टेस्ट दिया और 874 मार्क्स आए, जिसके बाद इसे क्रेड कंपनी ने इमीडिएटली रिक्रूट कर लिया फॉर द रोल ऑफ बैक एंड इंजीनियर विद सैलरी पैकेज ऑफ 42 lakhs per annum।
ऊपर से सपोज आप इस टेस्ट में टॉप करते हो तो री-लेवल आपको इनाम के तौर पर मैकबुक प्रो या आईफोन जैसे गिफ्ट्स भी देता है। तो सोच क्या रहे हो, अभी जाओ और रजिस्टर करो री-लेवल पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब फ्रेंड्स, मुझे पता है आप लोग अच्छे पैकेजेस ले ही लोगे। अब जरा हेड ट्रांसप्लांट पे फोकस करते हैं, जो हमारा अगला सवाल है। क्या हम हेड ट्रांसप्लांट कर सकते हैं? जैसे कि हमने पहले देखा, अगर आज से ऑलमोस्ट 50 साल पहले एक मंकी का सक्सेसफुल हेड ट्रांसप्लांट किया जा सकता था, तो अब तो हम मेडिकल फील्ड में इतने आगे आ चुके हैं कि इसे इंसानों पर भी ट्राई किया जा सकता है। पर फिर आज भी इस प्रोसीजर को लेकर डॉक्टर्स के मन में इतनी हिचकिचाहट क्यों है? अब तक कई सारे देश विदेश के सर्जन्स ने हेड ट्रांसप्लांट को हरी झंडी दे दी है, क्योंकि उनका कहना है कि आज की तारीख में हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम एक छोटे से न्यूरॉन को भी प्रिसाइसली काट कर जोड़ सकते हैं। बस जो कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हो सकती है वो कुछ इस प्रकार हो सकती है। नंबर 1, रिजेक्शन। जानवर और उनकी बॉडी के काफी नखरे होते हैं, वो ऐसे ही किसी भी दूसरे इंडिविजुअल के टिश्यूज या ऑर्गन को एक्सेप्ट नहीं करते, फिर भले ही वो उस इंडिविजुअल के परिवार का सदस्य ही क्यों ना हो। वैसे तो ये मैकेनिज्म हमारे प्रोटेक्शन के लिए ही होता है, क्योंकि इसी से हमारी बॉडी अपने और पराये सेल्स के बीच डिफरेंशिएट कर पाती है और कीटाणुओं जैसे फॉरेन सेल्स को मार पाती है। पर इन सेल्स के लिए तो दूसरे इंसान के बॉडी सेल्स भी तो फॉरेन ही हुए ना, और इसीलिए ये एक्सेप्ट नहीं करते, रिजेक्ट कर देते हैं। नंबर 2, आइसटीमिया। जब तक रेसिपिएंट के सर को डोनर की बॉडी से जोड़ा जा रहा होता है, तब तक दोनों ही पार्ट्स को जिंदा रखना बेहद जरूरी होता है। मगर जब रेसिपिएंट के पास ब्लड पंप करने के लिए बॉडी या हार्ट ही नहीं है और डोनर के पास ब्लड पंपिंग का सिग्नल देने वाला हेड या ब्रेन ही नहीं है, तो दोनों ही पार्ट्स खून की कमी के चलते मरने लगेंगे, जिसे आइसटीमिया कहते हैं। इस आइसटीमिया को रोकने के लिए सर्जन्स बाईपास मशीन्स का इस्तेमाल कर तो सकते हैं ब्लड और ऑक्सीजन पंप करने के लिए, पर साथ ही उन्हें दोनों पार्ट्स को 10 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा भी रखना पड़ेगा, ताकि सेल्स का हाजमा स्लो हो जाए और उसे ज्यादा ब्लड और ऑक्सीजन की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन यही तो आ जाता है सबसे बड़ा डायलेमा। इंसान एक वार्म ब्लडेड एनिमल है और इसीलिए ब्लड पंप करने से बॉडी हीट होगी, मगर आइसटीमिया को रोकने के लिए हमें उसे कम टेम्परेचर पर मेंटेन भी करना है। सो क्वाइट ट्रिकी, राइट? मॉरल्स एंड एथिक्स। हेड ट्रांसप्लांट कोई मामूली प्रोसीजर नहीं है। एक चॉपर मार के सर धड़ से अलग किया और फिर उसे दूसरे शरीर के साथ फेविक्विक लगाकर जोड़ दिया। इसमें लगता है प्रेसिजन, जिसे लाने में अगर डॉक्टर सक्सेसफुल हुए तो उन्हें जरूर मिलेगा प्यार, सपोर्ट, इज्जत। लेकिन अगर वो फेल हुए तो उन पर भी डॉक्टर बुचर का टैग लग जाएगा। Then you can tell me if the operation was a success, what it's like to pass from life to death and death to life. जैसे रॉबर्ट वाइट पर लगा था, क्योंकि उसने जो हेड ट्रांसप्लांट किया था ना, वो शुरू में तो सक्सेसफुल हुआ था, मगर अनफॉर्चुनेटली 8 दिन बाद वो मंकी चल बसा। खैर, इससे पहले कि पेटा इंडिया वाले इस वीडियो के ऊपर आपत्ति जताए, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इंफ्रासाउंड एंड पैरानॉर्मल एक्टिविटी, आर दे कनेक्टेड? अब भाई लोग, ये इंटरेस्टिंग है। 80 के दशक में विक टैंडी नाम के एक ब्रिटिश इंजीनियर प्लस लेक्चरर एट कॉवेंट्री यूनिवर्सिटी इंग्लैंड अपनी लेबोरेटरी में काम कर रहा था, जब उसने ये नोटिस किया कि उसके शरीर में ठंडी कपकपाहट दौड़ रही थी, मगर साथ ही उसे पसीने भी आ रहे थे, मानो उस खाली लैब में उसके साथ कोई और भी है जो उस पर कंटिन्यूअसली नजर रखे हुए है। और इन सभी घटनाओं के चलते टैंडी की डंडी गुल होने ही वाली थी कि तभी उसे अपने पेरिफेरल विजन में कोई बादल जैसी चीज हवा में फ्लोट होती नजर आई, और उसका शक यकीन में बदल गया कि वो उस लैब में अकेले नहीं है, उस लैब में जरूर कोई आत्मा या भूत है। इस घटना के बाद टैंडी ने किसी तरह अपने दिल को दिलासा देते हुए अपना काम जल्दी से खत्म किया और घर की तरफ दौड़ा। पर हमने तो सुना है कि भूत एक बार पीछे पड़ जाएं तो इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ते, तो टैंडी को कैसे छोड़ दिया? सच तो ये भाई लोग कि नहीं छोड़ा, क्योंकि अगले दिन जब फेंसिंग तलवारबाजी का शौक रखने वाले टैंडी उसी लैब में आए अपनी तलवार को पॉलिश करने के लिए, तभी उसने नोटिस किया कि कल की घटनाएं फिर से अपने आप दोहरा रही है, बट दिस टाइम विद समथिंग मोर। इस बार घैसली प्रेजेंस के अलावा टैंडी ने अपनी तलवार को भी तेजी से वाइब्रेट होते हुए नोटिस किया, जैसे कोई भूत उसे अपनी प्रेजेंस का एहसास कराना चाहता हो। इस चिलचिलाती हुई घटना से टैंडी की जो जैसे रूप कांप गई, इसीलिए वो फैन को बंद करने के लिए जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर भूत के दिशा में अपने कदम बढ़ाने लगा, ताकि वहां मौजूद फैन को बंद कर सके। पर वेट, फैन बंद होते ही रूम में आया बदलाव। टैंडी के फैन बंद करते ही सारी नेगेटिविटी मानो उड़न छू हो गई। तो क्या इसका मतलब
वो सारा किया धरा एक छोटे से फैन का था। टैंडी ने कोवेंट्री यूनिवर्सिटी के ही साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करने वाले डॉक्टर टोनी लॉरेंस के साथ मिलकर साल 1998 में एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने इन घटनाओं का साइंटिफिक असेसमेंट किया। इस पेपर का नाम था घोस्ट्स इन द मशीन्स। इस पेपर के अनुसार हमारी ब्रेन और बॉडी हाई फ्रीक्वेंसी इंफ्रासाउंड ऑफ 19 हर्ट्ज को सुन तो नहीं सकती, पर क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी हमारे 20 से 2000 हर्ट्ज के ऑडिबल रेंज से बेहद नजदीक होती है, हमारी बॉडी उसे फील जरूर कर सकती है। इनफैक्ट हमारे ज्यादातर बॉडी पार्ट्स इंक्लूडिंग हमारी आंखें नेचुरली 18-19 हर्ट्ज पर वाइब्रेट या फिर रेजोनेट करती है, जिससे हम उन चीजों को भी सेंस करने लगते हैं जो मे भी असलियत में मौजूद ना भी हो। और रही बात तलवार के वाइब्रेशन होने की, तो पता चला कि टैंडी के लैब के डिमेंशंस इस प्रकार के थे कि पंखे से पैदा हुए सारे इंफ्रासाउंड वेव्स टैंडी के टेबल की तरफ कॉन्सेंट्रेट हो रहे थे जहां वो तलवार रखी हुई थी। यानी साइंटिफिकली स्पीकिंग घोस्ट्स इंफ्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं। इसका कोई प्रूफ नहीं, मगर जब भी कोई चीज इंफ्रासाउंड प्रोड्यूस करती है तो उसके आसपास हमारी बॉडी नेगेटिविटी जरूर फील करती है और हमारे आईज वाइब्रेट होने के कारण हमें हेलुसिनेशंस भी हो सकते हैं, क्योंकि आप उसे सुन नहीं सकते बट उसकी फ्रीक्वेंसी को आप महसूस कर सकते हो, जस्ट लाइक अ घोस्ट। सो अब जब ये गुत्थी सुलझ चुकी है, क्यों ना बढ़ा जाए हमारे अगले सवाल की ओर, जो है व्हाट विल हैपन इफ यू किल योरसेल्फ इन द पास्ट। देखो गाइस, मैं वायलेंस अगेंस्ट अदर्स प्रमोट नहीं करता, इसीलिए सॉरी, बट अनफॉर्चुनेटली आपको अपने आप को ही पास्ट में जाकर मारना पड़ेगा टू हैव सम फन। पर क्या पास्ट में टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल भी है? वेल, हल्क और बाकी एवेंजर्स ने तो किया था और वो तो अपने पास्ट के साथ इंटरैक्ट भी कर आए थे, लेकिन हो सकता है ना कि इसके कुछ नेगेटिव इम्प्लीकेशंस भी हमें झेलने पड़े। I mean, अगर हम अपने पास्ट से इंटरैक्ट करेंगे तो हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर भी तो उससे प्रभावित हो सकता है। तो एग्जैक्टली क्या है ये मिस्ट्री? मिस्ट्री। तो यार देखो, यहाँ पर किसी ने भी अब तक टाइम ट्रैवल नहीं किया है, इसलिए कोई भी शॉर्ट आपको ये बता नहीं सकता कि नक्की यही होगा कि वही होगा। बस कुछ स्पेकुलेशंस और थियरीज है जो ज्यादातर साइंटिस्ट्स और फिजिसिस्ट्स मानते हैं, जिसमें से एक है द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स एक सिंपल से लॉजिक पर बेस्ड है कि सोचो, आपके ग्रैंडफादर एक क्रिमिनल थे और उनके पापों के कारण आज आपको सभी लोग धिक्कारता के निगाहों से देखते हैं, पर इस ह्यूमिलिएशन को कैसे रोका जाए? वेल, आप सोचेंगे कि क्यों ना टाइम ट्रैवल से पास्ट में जाकर इस सारी मुसीबत की जड़ यानी ग्रैंडफादर को ही टपका दिया जाए तो? अब देखो, प्लान तो काफी अच्छा है, पर इसमें एक काफी बेसिक फ्लॉ है। अगर दादा नहीं तो डैड नहीं, डैड नहीं तो आप नहीं तो ह्यूमिलिएशन नहीं, और अगर ह्यूमिलिएशन ही नहीं तो किसी को पास्ट में भी जाके दादा को मारने का सवाल ही काहे को उठता? यानी वी आर बैक अगेन, बैक टू स्क्वायर वन। अब इसमें क्या लगता है आपको? इतना बताने के बाद क्या मुझे ये बताने की जरूरत है कि अगर आप पास्ट में जाकर अपने आप को ही मारोगे तो उससे क्या होगा? इसीलिए लेट्स नॉट रिपीट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, और बढ़ते हैं हमारे आखिरी सवाल की तरफ, जिसका जवाब मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा। आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार एक स्काईस्क्रेपर के टॉप फ्लोर में रहने वाले लोगों के लिए टाइम तेजी से दौड़ रहा होता है एज कंपेयर टू ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोगों के लिए। मगर कैसे? लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में, और अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबा दो, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। With that said, as always friends, stay curious, keep learning and keep growing. जय हिंद।